गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टानें तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुक जाए दिल में तो जिंदगी के रास्ते को मोड़ देती है। इसलिए आपको अगर कोई लोग बोल रहा है तो उसकी बातों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि सफलता एक दिन जवाब देगी सबको। इसी के साथ डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। चलिए 13 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। 2023 महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड के द्वारा हाल ही में 2023 का विमेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023 को जीता गया। तो किसे हराकर? नीदरलैंड ने 2023 महिला FIH जूनियर हॉकी विश्व कप जीता। उन्होंने फाइनल में अर्जेंटीना को 4-1 पेनाल्टी शूटआउट से हराया और इसी के साथ नीदरलैंड ने 2023 का विमेंस FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप अपने नाम किया। किसे हराकर? तो अर्जेंटीना को हराकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं किसे? तो मोहन यादव को चुना गया है CM ऑफ मध्य प्रदेश। तो जानेंगे इनके पॉइंट्स के बारे में। मोहन यादव जो उज्जैन दक्षिण से विधायक है, मध्य प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 17 नवंबर के चुनावों के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी और 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीटें जीतकर यहाँ पे अपना परचम लहराया और इसी के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। कौन CM बने हैं? तो मोहन यादव। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है? तो 66 सीटों के साथ ये दूसरे स्थान पर रही है, लेकिन बहुमत का सरकार होता है तो इसलिए 163 सीटों के साथ जीतकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी अपना परचम लहराया और यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी। तो बीजेपी के CM कौन बने हैं जो मध्य प्रदेश के हैं? उनका नाम है मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? तो राइट आंसर होगा 1973। 1973 में इंडिया और साउथ कोरिया के द्वारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्थापित किया गया था और अभी 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं कोरिया इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के लिए। तो इसी के उपलक्ष्य में ये न्यूज़ में आया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 10 दिसंबर को भारत और कोरिया ने अपने राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती मनाई, जो अनुभवों के विविध क्षेत्रों से गुजरे संबंधों के 5 दशकों का प्रतीक है। पिछली आधी शताब्दी में इस द्विपक्षीय सहयोग ने कई उतार-चढ़ाव का सामना किया, जिसमें शिखर और गर्त दोनों देखे गए। कोरियाई युद्ध को रोकने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद आगामी शीत युद्ध की राजनीति ने उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर दिया। 1973 में ही भारत दोनों कोरियाओं को औपचारिक रूप से मान्यता देकर निश्चित रूप से राजनयिक संबंध को स्थापित कर सका। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में इंडिया और कोरिया का बीच लगभग 50 ईयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स कंप्लीट हो गया है। तो कब इसकी स्थापना स्टैब्लिश की गई थी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को? तो 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई हाल ही में CM बनने वाले हैं छत्तीसगढ़ के। तो जानते हैं इसमें किसकी सरकार बनेगी? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता विष्णुदेव साय ने 13 दिसंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बीजेपी ने 90 में से 54 सीटें जीती और कांग्रेस को महज 35 सीटों पर समेट दिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सीट जीतने में कामयाब रही और 29 में से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें को भी रखी गई है। तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी है। टोटल 90 सीटों में से 54 सीटें बीजेपी की हुई और यहाँ पे भी बीजेपी ने अपना पार्टी बनाया और अपना यहाँ पे परचम लहराया, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनी है। तो इसके CM के पद पे कौन बैठेंगे? तो विष्णुदेव साई जी ने छत्तीसगढ़ के नए CM होंगे। तो जानते हैं छत्तीसगढ़ के पॉइंट के बारे में। तो ये छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य भारत का राज्य है, जिसमें यह उत्तर और उत्तर पूर्व में भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में तेलंगाना, अब ये पूर्व में आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी हो गया है और पश्चिम में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसकी कैपिटल क्या है? राजधानी तो रायपुर है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी है और इसके नए CM कौन होंगे? तो विष्णुदेव साय जी, जिन्हें आज 13 दिसंबर को शपथ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आर्टिकल 370 को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा निरस्त किया गया था?
तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आर्टिकल 370 को हटाया गया पूर्ण रूप से। तो आखिर ये न्यूज़ में क्यों आया? 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 377 के तहत घोषणा के साथ ये बताया गया था कि जो 2010 में दो मुख्य राज्य आधारित पार्टियों के समर्थन से राज्य के विधायी सदनों में स्थायी निवेश कानून को फिर से पेश किया गया था, इसने फिर से आलोचना को आकर्षित किया कि ऐसे बिलों के राज्य के कानूनी और संवैधानिक इतिहास या अनुच्छेद 370 में कोई मंजूरी नहीं है। इसको फिर से उल्लेख किया गया था 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। इस घोषणा के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के तहत संविधान जो जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 में जारी किया और संविधान आदेश 1954 के हिसाब से इसे पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 370 को। इसी के साथ जबकि 1954 के आदेश में निर्दिष्ट किया गया था कि भारतीय संविधान के केवल कुछ अनुच्छेद राज्य पर लागू होंगे, नए आदेश ने ऐसे सभी प्रतिबंध हटा दिए। वास्तव में इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर को अलग संविधान निरस्त हो गया। कहा गया था कि यहाँ आदेश जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से जारी किया गया था, जिसका स्पष्ट अर्थ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल था। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा और पूरी तरीके से आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर LIC के वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है? तो राइट आंसर का फोर्थ पोजीशन मिला है LIC को पूरे ग्लोबली में। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व के आधार पर LIC दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक LIC ने $503.7 अरब का रिजर्व रखा है। जर्मनी की एलायंस SE जो लगभग $750.2 बिलियन, चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो लगभग $616.9 बिलियन और निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो लगभग $536.8 बिलियन दुनिया की शीर्ष तीनों बीमा कंपनियां हैं। और चौथी बीमा कंपनियां जो हमारे इंडिया की है वो है LIC। इसका टोटल कितना है रिजर्व? तो $503.7 बिलियन। इस सूची में LIC एकमात्र भारतीय कंपनी है जिसमें वैश्विक स्तर पर सिर्फ 50 बीमाकर्ती शामिल है। प्रीमियम आय के मामले में भारत 2023 में विश्व जीवन बीमा में 7वें नंबर पर है। पिछले साल 9वें नंबर से मार्च 2023 में भारत का बीमा प्रीमियम बढ़कर $131 बिलियन हो गया और यह जीवन बीमा अपने आधुनिक रूप में वर्ष 1818 में इंग्लैंड से भारत आया था। और अभी ये पॉइंट याद रखिएगा कि LIC का अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग LIC फोर्थ लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? तो काशवी गौतम सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी है, सेल हुई है विमेंस प्रीमियर लीग 2024 के ऑक्शंस में। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित 2024 WPL नीलामी के दौरान गुजरात जॉइंट्स द्वारा 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया। 2017 में खरीदे जाने के बाद ऑलराउंडर काशवी गौतम महिला प्रीमियर लीग WPL के इतिहास में सबसे महंगी अनकैप्ड क्रिकेटर बन गई है। 20 वर्षीय खिलाड़ी मुंबई में इंग्लैंड ए के खिलाफ हालिया श्रृंखला के दौरान भारत ए टीम की हिस्सा थी और उन्होंने 2 मैचों में 3 विकेट लिए थे। इस दौरान नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने बल्लेबाज वृंदा दिनेश के लिए 1.30 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई थी और वृंदा दिनेश एक और अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी है। इन खिलाड़ियों को छोड़कर कुल 9 खिलाड़ी 30-30 लाख रुपए में बिके हुए थे। गुजरात जॉइंट्स के लिए मेघना सिंह, लॉरेन चिटल और वेदा कृष्णमूर्ति, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए केट क्रॉस, शबिनी मेघना, सिमरन दिल बहादुर और सोफी मोलिनिक्स, यूपी वॉरियर्स के लिए डैनी वॉयट और गौहर सुल्ताना। तो ये पॉइंट्स बस ऐसे समझने के लिए है, लेकिन मेन पॉइंट्स ये याद रखिएगा कि हाल ही में कौशवी गौतम जो WPL प्रीमियर लीग होने वाला है 2024 में, इसके इसके ऑक्शंस में 2 करोड़ में काश्मीर गौतम सेल हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2023 कब मनाया गया? When has International Mountain Day 2023 been celebrated? तो राइट आंसर जो 11 दिसंबर को हर वर्ष
इंटरनेशनल माउंटेन डे 2023 के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 11 दिसंबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की समस्याओं से लोगों को अवगत कराना है। जलवायु और भूमिगत परिवर्तनों के कारण पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति बदल रही है, इसलिए इन क्षेत्रों का विकास और संरक्षण किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2023 का विषय क्या है? पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापित करना, रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। ये पॉइंट याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर पर्वतीय क्षेत्रों के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में कार्यक्रम, सम्मेलन और गतिविधियां आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कृष्णवेनी संगीत निरंजनम का उद्घाटन कहाँ किया? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हाल ही में यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इनऑपरेट किया गया कृष्णवेनी संगीता नीराजनम। देखिए, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 10 दिसंबर 2023 को तुंगलापाली कला क्षेत्रम, विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में कृष्णवेनी संगीत निरंजन का उद्घाटन किया। इसी के साथ यह कार्यक्रम श्रीमती सहित उल्लेखनीय गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। आरेक रोजा पर्यटन मंत्री आंध्र प्रदेश सरकार और श्री बुगन्ना राजेंद्र नाथ वित्त मंत्री आंध्र प्रदेश सरकार, ये सभी वहां पे उपस्थित थे। उद्घाटन के दौरान मंत्री सीतारमण ने तेलुगु संस्कृत की समृद्ध विरासत और शास्त्रीय परंपराओं में तेलुगु भाषा के महत्वपूर्ण योगदान पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आंध्र प्रदेश में भव्य संगीत समारोह के आयोजन के प्रयासों की सराहना की और गौरवशाली परंपराओं को पुनर्जीवित करने और उन्हें युवा पीढ़ी से परिचित कराने की आवश्यकता पर बल दिया। लास्ट चलेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक भागीदारी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 दिसंबर 2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीआई) शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किए। संगोष्ठी का विषय था कि सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों में जिम्मेदारी एआई को आगे बढ़ाना है और जीपीआई जिम्मेदारी एआई पहल पर सहयोग करने के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसी के साथ वार्षिक जीपीएआई शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एमईआईटीवाई आईआईटी मद्रास में सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई के सहयोग से एक शोध संगोष्ठी को आयोजन कर रहा है। शिखर सम्मेलन में एआई और वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और कुशल एआई और डेटा गवर्नेंस और एमएल कार्यशाला जैसे विविध विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे शिखर सम्मेलन के अन्य मुख्य आकर्षणों में अनुसंधान संगोष्ठी, एआई गेम चेंजर्स अवॉर्डिंग और इंडिया एआई एक्सपो भी शामिल है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 12 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट उलापुन किस देश में स्थित है? तो पपुआ न्यू गिनी में ये लोकेट है। क्वेश्चन नंबर 2, खबरों में रही कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, डब्ल्यूएमओ एंड यूएनडीआरआर ने सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल को लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की पहली पूर्ण डिस्क छवि आदित्य L1 के द्वारा खींची गई। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे बड़ी संकेंद्रित सौर ऊर्जा संचालित परियोजना हाल ही में यूएई देश के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 7th पोजीशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वर्ष 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो नोवाक जोकोविक के द्वारा इसे स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया? तो राइट आंसर 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 26वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बिहार में इसका बैठक हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित एडमिरल कप 2023 नौकायान रेगाटा का विजेता कौन है? तो इटली। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज वॉज, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? एटमारन पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, एमजी रनाडे या ज्योतिबा फुले। ये पॉइंट्स याद रखिएगा और इसको आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे, पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाग 17 में चलते हैं। भाग 17 में डिस्क्राइब किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। इसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक उल्लेख है। भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया। इसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। भाग 19 में मिसलेनियस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक है। भाग 20 में अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में अमेंडमेंट किया जाएगा, उसका उल्लेख इसमें किया गया है। और किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 300 से 68 में। भाग 21 में बताया गया टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस के बारे में, जिसमें आर्टिकल 369 से लेकर 392 में बताया गया है। भाग 22 लास्ट पार्ट, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर दिया। यहाँ तक आप वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।